हेलो बच्चों, क्लास 10th का जो ये मैथमेटिक्स का जो पेपर है जो 2021 में सभी बच्चे अपने विद्यालय में एग्जाम दिए हैं, आज हम इसी पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपके सामने मैं इसे सॉल्व करूंगा और आप भी एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएंगे और इसे अपने कॉपी पर उतारेंगे। ठीक है, तो आप अगर आपको कोई इसमें दिक्कत होगी तो आप जरूर हमको कमेंट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं यहां पर कि इस पेपर में जितने भी जो आपको निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश को आप सभी बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग निर्देश को पढ़िए, किस तरह से हमें अपने प्रश्नों का उत्तर देना है, कितने प्रश्नों को देना चाहिए, ठीक है, कितने समय हमको मिल रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। तो हम अभी मेरा जो उद्देश्य है कि हम आपको पहले जितने भी इसमें से क्वेश्चंस है जो कि आपको 50 क्वेश्चन से 50 गुने 1 यानी 50 नंबर के जो है ये आपको बनाने थे, तो आप इन 50 प्रश्न को आज हम देखेंगे कि किस तरह से। वैसे तो इस पेपर में तो 100 प्रश्न है, लेकिन हम इस पार्ट 1 पार्ट 2 करके एक वीडियो बनाएंगे और एक और उसमें अगले 50 क्वेश्चन को हम शामिल करेंगे। इस वीडियो में आपको मात्र 50 क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए विस्तार से मैं आपको कि पहला क्वेश्चन का जवाब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं। सबसे पहला सवाल है कि 1/√2 कौन सी संख्या है। ठीक है, तो भाई देखो कि 1/√2 मैं आपको कई बार क्लास में बता चुका हूं कि कभी भी ऐसे रूट में कोई संख्या हो जो कि वो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे ये 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में आपका 5 हो गया, रूट में 6 हो गया, ये सबके सब अगर रूट से बाहर अगर नहीं जा रहा है तो ये समझना है कि आपको ये अपरिमेय संख्या है। अगर मैं रख दूं रूट में 4 तो ये रूट 4 को तो आप बाहर ऐसे कर सकते हैं, रूट 4 बराबर रूट केवल 2 लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी आपकी। अगर रूट से बाहर चली जाएगी, आई मीन की रूट जो 4 है, ये जो 4 जो ऐसी संख्या है, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे आप यहां पर 4 के लिए 2 गुना 2 दे सकते हो, और आप रूट के अंदर जब डबल अंक होते हैं तो आप उसे एक बाहर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो ये परिमेय हो जाएगा, और अगर नहीं कर रहे तो वो अपरिमेय हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आपका जो 1/√2 जो है ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। एक बात और बता दूं कि परिमेय संख्या, ठीक है, प्लस अपरिमेय संख्या, ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अगर जोड़ भी पूछे तो भी अपरिमेय होता है। ठीक, अगर घटाव भी पूछे तो भी अपरिमेय होता है, अगर गुना भी पूछे तो भी अपरिमेय होता है, और अगर भाग भी पूछे तो भी अपरिमेय होता है। ये हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अल्फा इंटू बीटा पूछा है और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है। अगर आपको नहीं याद है तो फिर से अपने कॉपी पे लिखिए इसे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अब रही बात की C और A ये क्या चक्कर है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि x² का जो गुणांक है वो क्या है, a है, जो x का गुणांक है वो क्या है, b है, और जो बाकी बचा वो क्या है, c है। तो यहां x² का गुणांक कितनी है बता मुझे, 1 है, तो यहां पर आपका a हो जाएगा, मतलब a बराबर 1 हो जाएगा, है ना। यहां पर x का गुणांक कितनी है, 2 है, यानी कि आपका b बराबर 2 हो जाएगा, और यहां पर जो 3 है यानी कि c बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका तो सूत्र है अल्फा इंटू बीटा का C/A। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप अपने कॉपी में लिखो कि अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है C/A। और अब मुझे बताओ इसमें से कि c कितना है, c तो 3 है ना, तो 3 यहां पर लिखो, और a कितना है बताओ, a का मान 1 है, तो 3/1 हो गया, 3/1 का मतलब 3 हो गया। अब अपने ऑप्शन को देखो कौन सा है, 3 कहां दिया हुआ है, तो 3 तो a नंबर में दिया हुआ। इस तरह से तुमको दूसरा सवाल भी आपको बनाना चाहिए। ठीक है, अब नंबर तीसरा पे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि 4x² प्लस 5√2x माइनस में 3 के शून्य कौन से है। ठीक है, तो इसमें एक काम कर दो, पहले d निकाल दो। अगर d का सूत्र नहीं जानते तो मैं तुमको बता दे रहा हूं, b² माइनस 4ac। ठीक है, अब मैं तुमको बार बार a b c इसका
विस्तार से नहीं बताऊंगा, ये तुमको डायरेक्ट समझना है कि a बराबर 4 और b बराबर 5√2 और c बराबर हो जाएगा आपका -3। यहां पर a, ये b और ये c। ठीक है, अब यहां पर इस पर d निकालो, इसे d को विविक्तर या विवेचक बोलते हैं। ठीक है, तो d निकालो, तुमने बनाया भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो b² - 4ac। अब b का मान बताओ मुझे कितना है, 5√2 है, 5√2 लिखो यहां पर। ठीक है, स्क्वायर -4, a का मान बता दो 4, c का मान बताओ -3। चलो 5 में 5 से गुना हुआ 25 और 2 में 2 से गुना हुआ 4, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 16, 16 3 48 हो गया। चलो 50 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस में कितना हो गया 48। 50 और 48 में जोड़ दीजिए आप, 98 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने डी निकाल दिया। अब इसके बाद आप शून्यक निकालेंगे, तो इसका सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में d बटा में 2a। ठीक है, ये सूत्र होता है। आप अपने जो मैं सूत्र बता रहा हूं आप अपनी कॉपी में लिखो पहले। ठीक है, आप इसी पेपर को 10 बार रख लो, देखो तुम्हारा ये जो एग्जाम है मैथमेटिक्स का अच्छा जाएगा। ठीक है ना, इसी पेपर को तुम 10 बार सवाल को लगाओ और देखो तुम्हारा जो रिजल्ट होगा वो बेहतर होगा। तो देखो x बराबर सूत्र होगा है -b प्लस माइनस रूट में d बटा में 2a। अब देखो माइनस के माइनस b का मान बताओ कितना है, तो b का मान है 5√2, तो यहां 5√2 लिखो, प्लस माइनस d का मान कितना है 98, रूट में 98 लिख दो, है ना, बटा में 2 गुने a का मान कितना है, a का मान आपका 4 है ना। चलो -5√2 प्लस माइनस, अब ये कितना है 98। पहले एक काम करो, 98 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड करो, तो 2 से ले जाओगे तो 2 चौके 8 और 2 9 18। ठीक है ना, अब चलो फिर 7 7 49, 7 एकम 7। तुम इस तरह से लिखो 2 गुने 7 गुने 7, यहां पर डबल 7 है तो इसमें से एक 7 बाहर चला जाएगा, रूट में ही 2 रहेगा, यानी कुल मिला के 7√2 हो गया और बटा में 2 चौके 8। सही है। अब देखो इसको तुम दो तरह से कर सकते हो कि एक बार प्लस कर सकते हो और एक बार माइनस कर सकते हो। तो 5√2 अब प्लस 7√2 अगर करके करोगे तो तुम्हारा 2√2 बटा में 8 आ जाएगा, है ना। 5√2 एक प्लस वाला पे बना दो, अब एक बार माइनस वाला बना दो, 5√2 अब माइनस 7√2 करोगे तो -12√2 आ जाएगा बटा में 8, है ना। अब तुम करो ऐसे 2 से 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और फिर 4 3 12 और 4 दूना के 8। तो कितना आंसर आ रहा है, एक -3√2 बटा में 2 आ रहा है, तो देखो यहां पर है, और एक आ रहा है आपका √2 बटा में 4। कितना आ रहा है, तो एक √2 बटा में 4। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को बनाने के दौरान मैं कुछ ऐसी चीजें है जो आपको ठीक ढंग से ना समझा पाया हूं, लेकिन फिर भी आप इसे समझने का प्रयास करिए आप। ठीक है, चलिए नंबर 4 की बात मैं कर रहा हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है और उनका मसा 23 है, तो उनका लसा क्या होगा। चलिए आपने पढ़ा होगा, लसा का फॉर्मूला भी आपने जरूर पढ़ा होगा। लसा बराबर होता है, लसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या होता है मसा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मसा, मैं बोल रहा हूं लिख लो, लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 15,870 और मसा कितना है 23, है ना। तो अब 15,870 में आप क्या करोगे, 23 से भाग लोगे, है ना, 6 बार में ले जाओ, 6 3 18 के 8 हासिल का 6 दूना 12 1 13, 8 में से 8 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2 और 1 1 कट जाएगा, ऊपर सूत्र 7। ठीक है, 9 बार में ले जाओ, 9 से 9 3 27 के 7 हासिल 2, 9 दूना 18 2 20, है ना, और ऊपर सूत्र 0, 0 बार में ले जाओ। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कितना रिजल्ट आ गया 690। 690 कहां है ये नंबर। इस तरह से आपको ये बनाना है, चौथा भी बन गया। मैं जो बोल रहा हूं उसे आप अपने कॉपी में लिखो पहले, लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मसा, है ना। अब नंबर 5, a बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 और b बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 और मसा आपका पूछा है a और b का मसा क्या होगा। जरा ध्यान से सुनना, जब तुमसे मसा पूछा है तो कैसे बनाओगे, सुनना। 2 के पावर यहां कितना है 2, यहां 2 के पावर कितना है 3, तो दोनों में उभयनिष्ठ कितने 2 मिल गए 2, मतलब कि 2 के पावर 2 हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे समझो ना, 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ 2 गुने 2, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 गुने 2 गुने 2, है ना। तो तुम मिलाओ इसमें से, देखो यानी कि 2 कितने 2 मिल रहे हैं
2, इसका मतलब कि 2 के पावर 2 मिल रहा है, तो तुम 2 के पावर 2 लिख दो यहां पर। इसी तरह से तुम ऐसा डायरेक्ट समझो, 3 के पावर 3 है और यहां 3 के पावर 2 है ना, तो मिलेगा कितने, 3 के पावर 2, ठीक है। 5 के पावर 4 है और एक 5 है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही 5 होगा। तो अब इस यहां पर इसका मान 2 के पावर 2 का मान 4 होगा, 3 के पावर 2 का मान 9 हुआ और गुने 5, ठीक है। 5 चौके 20, अब 20 में 9 से गुना हुआ तो 180, यानी कुल मिला गया हमारा बी नंबर, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको पांचवा भी क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। आप मेरे साथ ही बनाकर वीडियो को पॉज कर दो और उसको तुम खुद अपने कॉपी पे बनाओ, ठीक है। तुमने अगर एग्जाम में दिया है इस पेपर का और इस पेपर के ये सारे क्वेश्चंस तुमने छोड़ा है, तो इसे तुम दोबारा बना, तुम घबराओ मत, ठीक है। इसको दोबारा, तिबारा, चौबारा, पोचारा सब बार बनाओ, जितनी बार बनाना उतनी बार बनाओगे, अच्छा रहेगा। चलो आगे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? देखो, बहुपद नहीं है ये पूछा है, ठीक है। तो कैसे बहुपद होगा, कैसे बहुपद नहीं होगा, तो ये ध्यान देना। जो x है, ठीक है, अगर x का पावर माइनस में आ जाए तो समझो कि वो बहुपद नहीं होगा, ठीक। अगर x का पावर बटा में आ जाए तो भी बहुपद नहीं होगा, अगर x रूट में आ जाए तो भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चेक करो, अगर x बटा में आ जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। चलो देखो, यहां पर देखो, पहले यहां पर x क्या है, बटा में है, तो ये सीधी सी बात है, ये बहुपद नहीं होगा, ओके। और ये देखो, यहां पर देखो x तो रूट में नहीं है, रूट में 3 है भाई, x नहीं है, x बाहर है, रूट के बाहर है, रूट के बाहर है ना। अगर रूट में x होता तो ये बहुपद नहीं होता, तो ये बहुपद तो हो जाएगा। ये भी x to पावर 3 है, तो यहां पर भी तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है इसमें से पावर माइनस में है, नहीं, ये तो पावर प्लस में है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। और यहां पर भी x to पावर 1 है, तो ये भी प्लस में है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। इन 6 नंबर प्रश्न में a, b और d ये तो बहुपद है, लेकिन c बहुपद नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है कि c बहुपद क्यों नहीं है, तो आपको यही बताना है कि c बहुपद इसलिए नहीं क्योंकि x बटा में है ना। अगर x बटा में हो तो वो बहुपद नहीं होता है, क्लियर। नंबर 7, समीकरण निकायो x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y बराबर 16 का अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है कि अनंत हल है। देखो, आपको मैं याद दिला दूं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, अगर ये ऐसे कंडीशन है कि a1 और a1 बटा a2 बराबर न हो b1 बटा b2 को, तो उसे बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं बच्चे? अद्वितीय हल बोलते हैं। लिख लो कि a1 बटा a2 बराबर न हो b1 बटा b2, तो उसे बोलते हैं अद्वितीय हल। लेकिन अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तीनों बराबर हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनंत हल, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर ना हो c1 बटा c2 को, तो उसको बोलते हैं कोई हल नहीं। अब आपको चेक कर लेना है, तो देखो यहां पर x का गुणांक 1 है, तो 1 लिखो बटा में। यहां x का गुणांक कितना है? 2 है, 2 है ना, तो 2 लिखो, चलो बराबर 2। फिर देखो y गुणांक कितना है? 2 है, 2 लिखो, फिर बटा में। यहां पर y गुणांक कितना है? 4 है, 4 लिखो, ठीक है, बराबर। यहां पर क्या बचा? -8, यहां पर -8 लिखो। फिर 16 बराबर के इधर उधर जाएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा, तो इधर भी -16 लिखो। अब घटाओ इसे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, माइनस माइनस प्लस, 8 एकम 8, 8 दूना 16। अब मुझे आप खुद बताइए कि इन तीनों कंडीशन में कि किस पर लागू हो रहा है, देख लीजिए आप, तो आपको पता चलेगा कि तो बीच वाला पे लागू हो रहा है, शर्तें तो ये वाली लागू हो रही है। तो मैंने क्या बताया कि जब ये शर्तें लागू होती है तो इसको हम बोलते हैं अनंत हल। क्या बोलते हैं? अनंत हल। यानी कि आपका ये जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में अभी लिख लीजिए कि a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अद्वितीय हल। अगर तीनों बराबर हो जाए तो इसे बोलते हैं अनंत हल। अगर आपका c1 बटा c2 बराबर ना होता है तो इसे बोलते हैं कोई हल नहीं, ठीक है। अब नंबर 8, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 हो और गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या है, ठीक है। तो एक बात हमको बताइए कि आपका जो योगफल दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, आप सब जानते हो कि माइनस बी बटा में ए होता है, बराबर इसका योगफल कितना दिया है? 4 दिया है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर
होता है सी बटा में ए, और गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, अब इसके लिए नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 होता है ना। कोई भी अंक लिखो, जैसे तुम लिखते हो 5, क्या 5 के नीचे 1 नहीं होता है क्या? तो यहां पर 1 दे दो। अब तुम देखो यहां पर ए का भी मान 1 है, इधर भी ए का मान 1 है। ठीक है, सी का मान कितना है, 1 है, और यहां माइनस बी बराबर क्या है, 4 है। यानी अब इससे तुम ए बी सी का मान निकालो, ए बराबर 1, बी बराबर -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी बराबर 4 है तो बी बराबर -4 हो जाएगा, और सी बराबर क्या है, 1 है। तो आप मुझे बताओ कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ए का मान कितना है, 1, तो यानी कि x² हो जाएगा, प्लस बी एक्स, तो बी का मान कितना है, -4, तो माइनस दे दो, -4x लिख दो। अब प्लस सी का मान कितना है, 1। अब देखोगे तुम्हारा ये वाला ऑप्शन में कहां पर है, x² - 4x प्लस 1, तो आपको पता चलेगा कि बी वाला हमारा राइट आंसर है। मैंने कैसे बनाया आपको फिर से समझा देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में a। ठीक है, और इसका मान कितना दिया हुआ था, 4 के नीचे आप 1 लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दिया हुआ सी बटा में ए, तो इसका मान तो 1 दिया हो तो 1 बटा में 1 भी लिख सकते हो। तुम ए बी सी का मान निकालो, और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी, उस पर बैठा दो, आप हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कौन सा एक अद्वितीय हल है। मैंने क्या बताया था, अद्वितीय हल में a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। चलिए x का गुणांक कितना है, 4 लिख लीजिए बटा में, यहां पर x का गुणांक कितना है, 2 लिख दीजिए, फिर बराबर को काट दीजिए, फिर यहां पर y गुणांक कितना है, k लिखिए, फिर बटा में, यहां पर क्या, 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए 2 में k से गुना हुआ, क्या हुआ, 2k। ठीक है, बराबर को ऐसे काटते जाना है, 4 दूना के 8, तो ये गुना कर दीजिए ना, k बराबर को काटते रहिए, 8 बटा में 2 चौके 8, k बराबर को काटते रहिए 4। अब देख लीजिए ऐसा ऑप्शन में कहां पर है, k बराबर नहीं है 4 के, तो आपको पता चलेगा बी वाला ऑप्शन हो गया ना। चलिए कौन द्विघात समीकरण है, मैंने क्या बताया, द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, 2 होता है, पहली बात। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो x है ये क्या है, रूट में है ना, तो पहले तो ये द्विघात समीकरण तो ही नहीं है ना। यहां पर x² है, अगर x² में इस x² से गुना होगा तो पावर 2 और पावर 2 तो पावर 4 हो जाएगा, तो द्विघात रहने नहीं करेगा, नहीं समझे आप। पावर 2 है यहां पर, और फिर यहां पर भी पावर 2 है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये सीधी सी बात है, पावर 4 हो जाएगा तो ये द्विघात नहीं होगा, द्विघात में तो पावर 2 होता है अधिकतम, है ना। यहां पर देखिए, यहां पर x है और यहां पर x², अगर गुना करते हो तो यहां पर x to power 3 हो जाएगा, है ना, तो ये भी तो तुम्हारा द्विघात नहीं हो पाएगा। तो द्विघात होगा तो कौन होगा, देखो यहां पर 2x² है, बराबर माइनस में कितना है, 5x है ना, बराबर में अगर इसको तोड़ते हो तो x² प्लस 1 माइनस में 2x आएगा। तो यहां पर देखो 2x² में से एक x² माइनस भी होगा तो x² तो रहेगा ना जी, तो सीधी सी बात है कि x² है तो यहां पर ये द्विघात बहुपद है, यानी द्विघात समीकरण है, यानी कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी नंबर है। अरे ए क्यों हो नहीं हुआ, बी क्यों नहीं हुआ, सी क्यों नहीं हुआ, इस बात को जरा समझिए क्यों नहीं हुआ, और तब जाके आप डी पर आपने चला। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मूल जो है ना, इतने जो द्विघात समीकरण है इसके जो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि इसके 2 मूल होते हैं, सब जानते हैं, द्विघात समीकरण है तो सीधी सी बात है कि इसके 2 मूल होंगे, तो अल्फा बराबर x है तो बीटा बराबर 1/x है, क्योंकि ये यहां पर प्रश्न हमको बोल रहा है कि व्युत्क्रम है। ठीक है, तो आप ये वाला सूत्र याद करो, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है, c बटा में a। दिक्कत है कोई, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c बटा में a, बोलो 10 बार बोलो, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c बटा में a होता है। तो अल्फा का मान कितना मैंने लिया, x लिया, मैंने x लिख दिया, बीटा का मान क्या ले लिया, 1/x, हमने 1/x ले लिया, बराबर c का मान, c का c है, a का a है, x और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बराबर c बटा में a में 1 से गुणा हुआ तो a बराबर c यानी c बराबर a बराबर c यानी c बराबर a, कहां पर है देखो, ये हो गया c नंबर, है ना। अब रही बात कि तुम यहां पर अल्फा बराबर कुछ भी ले सकते हो, तुम अल्फा बराबर तुम लेते हो पत्थर, तो बीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में पत्थर, बात समझ में आ रहा है, कुछ भी ले लो, कुछ भी, है ना,
यहां पर कोई भी जो भी हो, जो भी तुमको समझ में आए, कुछ भी, तो तुम इसका मेरा पत्थर समझाने का मतलब तुम गिनती कोई भी संख्या ले सकते हो यार। ये तरीका है, मैं समझा रहा हूं इस तरह से कि तुम यहां पर जो भी अंक रखोगे उसका यहां पर बीटा में क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न बोलता है कि व्युत्क्रम है ना। चलिए अब हम 12 नंबर समझते हैं। कहता है कि मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग फिर पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा। भाई योग का मतलब क्या होता है पहले तुम मुझे बताओ। योग का मतलब तो प्लस होता है ना, योग का तो मतलब प्लस होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है। ठीक है, अब यहां पर बताओ, यहां पर एक जो एक्स स्क्वायर गुणांक है वो एक छिपा हुआ है यहां पर, है ना। यानी कि कुल मिला के हमको ए बराबर 1 है, बी बराबर कितना है, बी बराबर -6 है, और सी बराबर कितना है, सी बराबर 2 है। ठीक है, तो आप यहां पर देखो माइनस का माइनस, बी का मान कितना है -6, ए का मान कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, कुल मिला कितना आ गया 6 आ गया। लगा दो 6 पर, हो गया 12 नंबर हो गया। फिर से बोलूं, अल्फा प्लस बीटा, लिखो 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 अपने कॉपी में लिखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए होता है, माइनस बी बटा में ए होता है, और माइनस बी का मान रखो, ए का मान रखो, तुम्हारा आंसर 6 आएगा। ठीक है, 13 नंबर पे चलते हैं। x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। देखो x बराबर 6 है ना, तो पहले एक x अक्ष और y अक्ष खींच दो। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 यहां पर आ गए। अब इसका आलेख बनाओ, ये देखो ऐसे खींच दिए ये आलेख। तो ये बताओ ये किसके समांतर हो रहा है, बताइए। ये तो y अक्ष सब सारी दुनिया जानती है कि ये y अक्ष है ना। तो ये बताओ ये y अक्ष क्या हुआ, समांतर हुआ कि नहीं हुआ। सीधी सी बात है कि y अक्ष समांतर हो गया। समांतर समझते हो, समांतर का मतलब रेलवे की पटरी, रेलवे की पटरी, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। ये कभी आपस में लड़ेंगी नहीं, चाहे आप किधर भी बढ़ा ले, ये लड़ेंगी नहीं। ठीक है, तो ये वाई अक्ष के समांतर होती है। कौन सा नियामक एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, भाई एक्स अक्ष पर बोलेगा, कौन से अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, तो इसका होता है x, 0। अगर y अक्ष पर बोलता है तो ये हो जाता है 0, y। तो हमको तो इस पर देखना है, तो ये तो y अक्ष पर होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये तो 2, 2 है ना, ये तो प्लस प्लस है, तो इसका मतलब ये पहला चतुर्थांश में आ जाएगा, बड़े हो ना। तो ये देखो तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ये 2, 0। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। क्लियर। अब नंबर 15, एपी के प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो एपी का एनवा पद। अरे भाई एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लिखो एनवा पद का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। इसी पेपर को तुम जितनी बार अगर बनाओगे उतनी बार तुमको मतलब दिमाग में बैठेगा और ये फायदा ही फायदा करेगा आपको, तुमको। ठीक है ना। अब देखो नंबर 16 देखो, समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का तीसवा पद क्या होता है। तो तीसरा पद पूछा है तुमको, तो इसमें पहले दो चीज निकाल लो, इसमें ए बताओ और डी, इसमें दो चीज निकाल लेनी जरूरी होती है। ए का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 10। ठीक है, तो यहां पर 10 लिखो। डी का मतलब होता है कि दूसरा में से पहला घटा दो, तो चलो 7 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। और कौन सा पद पूछा है, तीसवा पद। तो तीसवा पद का मैंने सूत्र बताया है कि a प्लस 29d। ठीक है, तो a प्लस 29d, अगर तीसवा पद बोला है तो a प्लस 29d, अगर 40वां पद बोला है तो a प्लस 39d, अगर 50वां पद बोला है तो a प्लस 49d, है ना। तो a का मान कितना है 10 प्लस 29 गुने d का मान -3, और 10 के 10 माइनस 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, और 10 में से 87 घटा दोगे तो कितना आएगा -77। ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलिए 17 कहता है कि 7 13 19 डॉट 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 205 में पदों की संख्या कितनी। अच्छा, एनवा पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में एनवा पद का मान कितना है 205, तो यहां पर 205 लिख लो। a का मान कितना है, a का मान 7 है, 7 लिखो। n माइनस 1 डी का मान, डी कैसे मैंने बोला था कि आपको दूसरा में से पहला को हटा देना, 13 माइनस 7 कितना आ गया 6, आप यहां 6 लिख दो बराबर में 205। 7 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस 7,
तो n-1 इंटू 6 बराबर 205 में से 7 हटा देंगे 198। अब ये 6 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 198 बटा में 6, 6 18 और ये फिर 6 18 यानी कि 33 आ गया। फिर n बराबर क्या हो जाएगा, 33 प्लस 1। अरे प्लस 1 कैसे हो गया भाई, -1 है उधर चला गया, प्लस 1 हो गया, 33 से 34 हो गया। 34 पर मार दो, कहां पर 34 है, ये रहा है ना 34। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे कहता है कि इसका nवां पद था, फिर nवां पद। अरे ये तो पूरा डिवीजन कर दिया, a प्लस n-1 इंटू डी है ना, यही होता है ना। a का मान बताओ, 3 है, 3 रखो जल्दी जल्दी। n-1 d का मान बताओ, d कैसे निकालते बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, d कैसे निकालते जल्दी बताओ मुझे। दूसरा में से पहला हटा दो, चलो 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 लिखो यहां पर, 3 + 2 n-2, 3 में से 2 घटा 1 + 2n। देखो कहां पर है 1 + 2n। अब तो बोल रही है तो 2n + 1, यहां पर तो 1 + 2n है। अरे भाई 1 + 2, 4 + 5 कितना होता है बता मुझे, 9 होता है। और 5 + 4 कितना होता है, ये भी तो 9 होता है। तो क्या दिक्कत है, 1 + 2n 2n + 1, क्या दिक्कत है ना। चलो कहते हैं कि मूल बिंदु से दूरी बताओ। देखो मूल बिंदु से दूरी अगर बतानी, जैसे ये कोई बिंदु है x, y और ये एक मूल बिंदु है 0, 0। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। तो अगर मूल बिंदु से दूरी पूछता है तो रूट में हो जाता है x² + y², ये सूत्र होता है। तो चलो कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो प्लस -3 का स्क्वायर कर दो, 4 × 2 = 16, 3 × 9 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 है ना। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहां पर देखो 65 डिग्री है और ये 25 डिग्री है और ये कोस साइन स्क्वायर नहीं है, यहां पर साइन स्क्वायर है, यहां पर भी साइन स्क्वायर है। तो थोड़ा सा संभल के देखो, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। अब प्लस अगर ये साइन स्क्वायर 25 है तो आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। यस या नो, साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो उसी तरह से साइन 90 में से अगर आप 75 घटा देंगे, है ना, 75 नहीं 65 घटा दीजिए, 65 अगर माइनस करते हैं तो सीधी सी बात है 25 आ जाएगा। यानी 90 में से 65 हटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 आ जाएगा तो यहां पर आपका रिजल्ट क्या होता है, cos 25 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर जो 65 है साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, यानी कि 65 हो जाएगा। तो जब इसके ऊपर स्क्वायर देंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर देना पड़ेगा, यानी कि साइन स्क्वायर, आप साइन स्क्वायर यानी कि 25 डिग्री के बराबर आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 डिग्री लिख सकते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। और आपको सूत्र पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा, है ना। आपको शायद इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो फिर से यहां पर समझिए, देखिए साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन अगर आप 90 में से कितना घटाएंगे कि आपको 25 आएगा, मुझे बता दीजिए बस। तो आपको बताना है 65, 90 में से 65 हटाएंगे तभी तो 25 आएगा, तभी तो यहां पर साइन आपका 25 डिग्री होगा। तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है 65 डिग्री है, तो यहां पर 65 हो जाएगा, है ना। तो आप साइन स्क्वायर 25 डिग्री के जगह पर आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 डिग्री लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। चलिए अब 21 पे बात करते हैं। 3,0 - 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। देखो मध्य बिंदु का नियामक कभी भी पूछे ना, जैसे देखो ये एक लाइन हो गया और यहां पर 3,0 हो गया और यहां पर हो गया -5,4 हो गया और ये आपका मध्य बिंदु हो गया और मध्य बिंदु का नियामक पूछेगा। तो आपको ये जो है x1 और x2 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलो जोड़ दो जरा, 3 और -5 इसको जोड़ दीजिए, 3 यानी कि 3 प्लस -5, अब जोड़ के इसका आधा करिए, ठीक। एक ये हो गया, अब फिर इसको भी जोड़िए, 0 को और किसको, 4 को, 0 + 4, इसका भी आधा करिए। इस तरह से होता है, यानी x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2, ठीक है। 3 + -5 तो कितना है, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, -2 बटा में 2 और इसका 4 बटा में 2 हो जाएगा। घटाइए इसको, इसका रिजल्ट -1 हो जाएगा। 2 के पढ़ा में 2 एक बार में कटता है, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और 2 के पढ़ा में 4 कितनी बार में कटता है, 2 बार में कटता है, तो -1,2 हो जाएगा। कहां पर है इसका, बी नंबर,
ठीक है, यानी कि अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर कभी भी मध्य बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछा जाए तो आपको करना क्या है कि x1 को और x2 को जोड़कर उसका आधा करना है, y1 और y2 को जोड़कर उसका आधा करना है। ठीक है, चलिए कहता है कि भुज बताइए। देखो आपने 9th क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि जो एक्स अक्ष का जो ये जो एक्स जो आपने कोई भी बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई के रूप में आप दर्शाते हो तो जो ये फर्स्ट वाला जो मान होता है वो भुज कहलाता है, और ये जो मान होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। सीधी सी बात है, तो इसमें देख लो भुज कौन है कोटि कौन है। तो भुज पूछा है तो भुज आपका हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोटि पूछता तो आपका 5 आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक, आपको सारी बातें बताए। देखो पहला चतुर्थांश में पूछेगा तो ये प्लस प्लस होता है, सही बच्चे याद कर ले। और दूसरा चतुर्थांश में पूछेगा आपसे तो ये होता है माइनस प्लस, और जब तीसरा चतुर्थांश में आपसे पूछेगा तो वो होता है माइनस माइनस, और जब चौथा में पूछेगा आपसे तो वो होता है प्लस माइनस, और जब आपको मूल बिंदु का पूछेगा तो वो होता है 0,0। जब आपसे एक्स अक्ष पर पूछेगा तो वो होता है x,0। जब आपसे वाई अक्ष पर पूछेगा तो ये होता है 0,y। ठीक है, तो अब देखो द्वितीय पूछा है तो द्वितीय कहां है, देखो ये वाला है, तो माइनस प्लस होना चाहिए, तो प्लस प्लस है, ये तो पहला में आ जाएगा। ये माइनस माइनस है तो ये तीसरा में आ जाएगा, है ना। ये माइनस प्लस है तो सीधी सी बात है कि ये दूसरा में आएगा, और ये प्लस माइनस है तो देखो प्लस माइनस किस में आता है, देखो चौथा में आता है, तो ये सीधी सी बात है चौथा में आ जाएगा। तो हमारा प्रश्न किस पर है, द्वितीय पर है, तो द्वितीय तो ये बी वाला ऑप्शन हो गया ना, हो गया, बन गया, 23 हो गया। अब देखो 24 नंबर है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -3,0 है, फिर 5,-2 और -8,5 है, तो उसके केंद्रक के नियामक क्या होंगे। देखो ये थोड़ा सा ध्यान देना सही बच्चे कि जब केंद्रक का आपसे नियामक पूछता है तो करते क्या है कि ये आपको इन तीनों को, इसको x1 x2 और x3 इन तीनों को जोड़ के 3 से भागा देते हैं, -3 + 5 + -8। अब बटा में क्या देंगे 3। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, 0 को और -2 को और 5 को इसको जोड़िए, 0 + -2 + 5 / 3। ठीक है, तो जोड़िए, अब देखिए -8 और -3, -11 + 5 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बटा में 3। फिर यहां पर जोड़िए 5 -2 है तो यहां पर आपका 3 बटा में 3 है ना। 3 के पावर में 6 कितनी बार में, 2 बार में, -2 आ जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 1 आएगा, -2,1 कहां पर दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है। तो किस तरह से आप केंद्रक के नियामक निकालेंगे किसी भी त्रिभुज का, यह आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम 25 नंबर पर चलेंगे। देखिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है, और कोस ए + बी का मान पूछे। एक हमको बात बताइए आप सभी बच्चे कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण, अच्छा एक त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, तो एबीसी में ये इसका मतलब कोण कितने होंगे, कोण ए होंगे, कोण बी होंगे, कोण सी होंगे, सीधी सी बात है। और कोण सी बराबर आपने दे दिया 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों कोण जोड़ने पर कितना होंगे, ये दोनों कोण का मान भी 90 डिग्री होगा दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, कोण सी बराबर 90 डिग्री हो गया, तो कोण ए + कोण बी का मान भी तो 90 डिग्री होगा। तो सीधी सी बात है कि यहां पर cos a + b की जगह पर आप 90 लिख सकते हैं। और cos 90 का मान बताओ मुझे कितना होता है, cos 90 का मान जो होता है वो होता है 0 होता है। sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का तो मान 0 होता है। तो 0 वाला ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, तो 0 वाला ऑप्शन में जो है आपका 1 है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मैंने अभी तक से 25 प्रश्न बनाया, लगता है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, इसलिए मैं अगले पार्ट में आपको और इसके आगे वाला जो भाग मैं बनाकर लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी बात समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। धन्यवाद।